गुड इवनिंग ऑल मेंबर्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम करती हूँ माधुरी आप सभी का एमडी लॉ क्लासेस में। देखो, आज अपना ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम कंप्लीट हो जाएगा। आज सिर्फ हमारा ये लेक्चर बचा हुआ है 162 से लेकर 170। आज हम इन सेक्शंस को कवर करके और आज हमारा बीएससी अपने कंप्लीट कर देंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखो, आप सभी को मैं एक ऑप्शन दे रही हूँ, इस बीएससी के बाद इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप सभी को दिक्कत आ रही है। मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो सब्जेक्ट सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स बोलेंगे उसी सब्जेक्ट को हम इसी 59 रुपीज की मेंबरशिप में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी के पास 2 डेज का टाइम है। 2 दिन के अंदर आप मुझे इसी क्लास के जो कमेंट बॉक्स का सेक्शन है उसी में मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ऐसा सब्जेक्ट बताइएगा जो आपको हर एक स्टेट की जुडिशरी में काम आए। मतलब ऐसा स्टेट नहीं जो पर्टिकुलर एक स्टेट में ही आता है, आप ऐसा सब्जेक्ट चूज कीजिएगा जो कि हर एक स्टेट की जुडिशरी में आप सभी को काम आए। ठीक है, तो 2 डेज हम वेट करेंगे आप सभी के कमेंट्स का, देन उसके बाद हम एक नया सब्जेक्ट मेंबरशिप में स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेक्शन 162। देखो, 162 से 170 तक हमारा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि 2 से 4 नंबर का आ सकता है मेंस का, वही है सेक्शन 162। इसके बाद 163 से 170 सिर्फ हमारे प्री पॉइंट ऑफ व्यू के कुछ ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बाकी हमारा कोई वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इनमें नहीं है। तो हमें सिर्फ एक बार सरसरी नजर से इन सेक्शंस को देखना है, उसके बाद हमारा ये बीएससी कंप्लीट हो जाएगा। सेक्शन 162 स्मृति ताजा करना, मेमोरी को रिफ्रेश करना। वैसे ही डायरेक्ट टाइटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पूछा जाता है कि रिफ्रेश मेमोरी हम कौन से सेक्शन में पढ़ते हैं। देखो, इस सेक्शन का मतलब क्या है कि जो चीजें आपकी है, जो चीज आपने लिखी है, जो चीज आपने देखी है, उसको आप क्या कर सकते हो, जब कोर्ट में एज अ विटनेस आप पेश हो रहे हो तो आप अपने ही द्वारा लिखी गई चीजों को क्या कर सकते हो, देख सकते हो। मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हाँ, ये चीज मुझे पता थी लेकिन ढंग से रिकॉल नहीं हो पा रही, ढंग से मैं उसको नहीं याद कर पा रहा, तो आप क्या कर सकते हो, अपने ही डॉक्यूमेंट को देख के उनको रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसे होते हैं कि अच्छा, ये सेक्शन तो मुझे पता है लेकिन एक दो चीजें मैं भूल रहा हूं, तो जैसे ही आप अपने नोट्स को देखते हो वैसे ही चीजें आपकी रिकॉल हो जाती है। तो वैसे ही एविडेंस एक्ट में भी जब हम एज अ विटनेस के रूप में प्रेजेंट हो रहे हैं तो हम कुछ चीजों को देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं, स्मृति को ताजा कर सकते हैं। अब देखो क्या कहता है सबसेक्शन 1 कि जब कोई विटनेस, जब उसकी एग्जामिनेशन हो रही है, परीक्षा हो रही है, किसी ऐसे लेख को देख करके जो कि स्वयं उसने उस समव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे क्वेश्चन किया जा रहा है या इतने शीघ्र पश्चात है कि कोर्ट इसे संभाव्य समझता है कि वह उस ट्रांजैक्शन को उस समय स्मृति में ताजा रखता था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा। मतलब जो डॉक्यूमेंट या जो ट्रांजैक्शन उसने की है वह उससे रिलेटेड है, अगर उसमें कुछ वह भूल रहा है तो वो उसे देखकर क्या कर सकता है, अपनी स्मृति को ताजा कर सकता है। तो सबसेक्शन 1 में लिखेंगे कि ऐसे लेख को देख करके, ऐसे लेख मतलब जो चीजें रिटन में है, लेखबद्ध तरीके से लिखी हुई है, ऐसे लेख को देख करके स्मृति ताजा करना, स्मृति ताजा करना जब परीक्षा हो रही, जब साक्षी की परीक्षा हो रही हो, जब साक्षी की परीक्षा हो रही हो। ठीक है, अब देखो, परंतु कहते हैं कि परंतु साक्षी उपयुक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकता है जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया है। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो चीज आपने लिखी है आप उसी को देखोगे, अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी और ने रेडी किया है उसको भी आप देख सकते हो और उस साक्षी द्वारा उपयुक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था सही होना जानता है। तो आप खुद के द्वारा लिखी हुई चीजें भी देख करके मेमोरी
मेमोरी रिफ्रेश कर सकते हो, इवन आप किसी और के द्वारा लिखी हुई चीजों को भी देख सकते हो। अब बात करते हैं सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 कहते हैं जब कभी कोई विटनेस अपनी स्मृति किसी डॉक्यूमेंट को देखने से ताजी कर सकता है, तब वह कोर्ट की परमिशन से ऐसे डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि को देख सकता है। मतलब जब उसे परमिशन है कि वो किसी डॉक्यूमेंट को देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है, तो कोर्ट की परमिशन से, देखो यहाँ पे कोर्ट की परमिशन जरूरी है, कोर्ट की अनुज्ञा से उसकी जो कॉपी है, उस डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि है, उसको वो देख सकता है। तो यहाँ पे सबसेक्शन 2 में लिखो कोर्ट की अनुज्ञा से दस्तावेज की प्रतिलिपि को देखना, दस्तावेज की प्रतिलिपि को देखना, प्रतिलिपि को देखना। देन आ जाओ प्रोविजो। दो प्रोविजो दिए हुए हैं, दोनों को नंबर ए और नंबर बी लगा लो। फर्स्ट प्रोविजो को नंबर ए एंड सेकंड प्रोविजो को नंबर बी लगाएंगे। देखो क्या कहता है फर्स्ट प्रोविजो कि यह तब जबकि कोर्ट का समाधान हो गया है कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण है। देखो कोर्ट आपको कोई ऐसे डॉक्यूमेंट को देखने की परमिशन तब देगा जब आपका ओरिजिनल खो चुका है और पेश न करने के लिए आपके पास सफिशिएंट रीजन है, तब आप किसी और के डॉक्यूमेंट को देख सकते हो। बी प्रोविजो कहता है कि एक्सपर्ट अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देखकर ताजी कर सकते हैं। एक्सपर्ट अपनी प्रोफेशनलिज्म में जो उसके पास डॉक्यूमेंट है, जो पुस्तक है, उसको देख करके भी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या एक्सपर्ट जो विशेषज्ञ होते हैं वह अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा यस कर सकते हैं। कौन से सेक्शन में? आंसर होगा 162 के सेकंड प्रोविजो में। सेकंड प्रोविजो में ये कहा है कि एक्सपर्ट भी क्या कर सकते हैं, अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। तो सेक्शन 162 में हमें क्या क्या बताया है कि आप अपने द्वारा लिखी हुई डॉक्यूमेंट की मेमोरी अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हो, किसी और के द्वारा लिखी हुई डॉक्यूमेंट को भी आप देख सकते हो। अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट की मेमोरी को देखकर आपकी मेमोरी को रिफ्रेश करना है तो उसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, और तो एक्सपर्ट भी अपनी वृत्तिक पुस्तकों को देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। बस यही तो सारी चीजें हमें सेक्शन 162 में बताइए। अब ये सारी चीजें पहले आपने डिटेल से बेरेक्ट देखा, अब मैंने आपको 4 लाइनों में बता दिया कि ये बातें हमें 162 में दी है। अब आपको समझ इसलिए आई है क्योंकि आपने डिटेल वाली चीजें पहले बेरेक्ट में समझी है। अब कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि मैडम सिर्फ बेरेक्ट ही रीड करना क्यों? तो देखो भाई, अगर मेंस निकालना है तो बेरेक्ट रीड करना पड़ेगा। अपनी लैंग्वेज से काम नहीं चलने वाला, कंसेप्ट से काम नहीं चलने वाला। बेरेक्ट रीड करना, बेरेक्ट को रटना हमारे लिए मस्ट है, लेकिन बेरेक्ट तभी रटी जाएगी जब हमारा कंसेप्ट क्लियर है, जब हमारी चीजें क्लियर है, तब बेरेक्ट रटना हमारे लिए इजी हो जाता है। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 163। 163 कहता है कि जो 162 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य। अब देखो ये कहता है कि जब 162 में आप किसी डॉक्यूमेंट को देखकर अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हो, तो क्या हम उसके लिए एविडेंस दे सकते हैं? तो हाँ जी भाई, दे सकते हैं कि कोई साक्षी किसी ऐसी डॉक्यूमेंट में जो 162 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं है, मतलब पर्टिकुलर उसको सारी चीजें एज इट इज याद नहीं है, बट उनका वो एविडेंस दे सकता है यदि उसे ये यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक ठीक अभिलिखित है। मतलब जब आपको इतना पता है कि यस डॉक्यूमेंट में ये चीजें लिखी हुई है, लेकिन आपको एज इट इज चीजें याद नहीं है, तो तब भी आप उसके लिए क्या कर सकते हो, एविडेंस दे सकते हो। तो लिख लो इसको शॉर्ट में, जब दस्तावेज के विनिर्दिष्ट तथ्यों का सही स्मरण नहीं है, तब भी उस दस्तावेज का साक्ष्य दिया जा सकेगा, तब भी उस दस्तावेज का साक्ष्य दिया जा सकेगा।
नोट कर लो, तब भी उस दस्तावेज का साक्ष्य दिया जा सकेगा। देन आ जाओ 164, स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार। लिखो ओनली टाइटल, ओनली टाइटल, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए टाइटल इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या कहता है कि पूर्ववर्ती अंतिम दो धाराएं 162 और 163 अपनों ने पढ़ा के उपबंधों के अधीन विनिर्दिष्ट किए गए किसी लेख को प्रस्तुत किया जाएगा और प्रतिपक्षी को दिखाया जाएगा यदि वह उसकी अपेक्षा करे, यदि वह उसकी अपेक्षा करे तो ऐसा पक्षकार किसी भी समय उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेगा। तो आंसर लिखो सिंपल इस सेक्शन का कि एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेगा, एडवर्स पार्टी क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकेगा। ओनली 164 में आपको ये चीज देखनी है। देन आ जाइए सेक्शन नंबर 165, डॉक्यूमेंट का पेश किया जाना। अब कौन से डॉक्यूमेंट के बारे में ये बात कर रहे हैं? देखो, जब किसी व्यक्ति को हम सम्मन भेज रहे हैं, जब किसी व्यक्ति को हम सम्मन भेज रहे हैं, किस लिए? कि डॉक्यूमेंट को पेश करे जो उसके कब्जे में है। अब किसी डॉक्यूमेंट को पेश करने के लिए सम्मानित साक्षी यदि उसके कब्जे में या शक्त्यधीन कोई डॉक्यूमेंट है, ऐसे किसी आक्षेप होने पर जो उसे पेश करने है उसकी ग्राह्यता के बारे में हो कोर्ट में लाएगा। जिसके बारे में हमने आपको सम्मन किया है उस डॉक्यूमेंट को आपको कोर्ट में लाना पड़ेगा, उस डॉक्यूमेंट को आपको कोर्ट में लाना पड़ेगा। कहने का मतलब जब ओनली डॉक्यूमेंट के लिए सम्मन कर रहे हैं तो सिर्फ कोर्ट में अगर डॉक्यूमेंट भी भेज देते हो और आप नहीं आते तो भी चलेगा, क्योंकि हमें मतलब किससे है? सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट से है। अब प्रोविजो कहते हैं कि ऐसे किसी आक्षेप की विधि मान्यता कोर्ट द्वारा विनिश्चित की जाएगी। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन की विधि मान्यता के बारे में डिसीजन कौन लेगा? तो भाई कोर्ट ही लेगा, कोर्ट के द्वारा ही वो डिसीजन लिया जाएगा। अब आ जाइए नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 166, 166, 167, 168, सिर्फ लिखिए ओनली टाइटल, मंगाई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना। अब देखो, जो डॉक्यूमेंट मंगाई गई है या सूचना पर आपने पेश की है, उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कर सकते हैं? एज एविडेंस के रूप में दे सकते हैं। बस इतनी ही चीज आपको 166 में ध्यान रखनी है। 167 सिर्फ हमें टाइटल की सूचना पाने पर जिसे दस्तावेज के पेश करने से इनकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना। लिखिए ओनली टाइटल। देन आ जाइए सेक्शन नंबर 168। देखो 168 यहाँ पे हमें कोर्ट की पावर के बारे में बताता है कि कोर्ट के पास पावर दी गई है एविडेंस एक्ट में कि कोर्ट क्या कर सकता है? प्रश्न कर सकता है और डॉक्यूमेंट पेश करने का ऑर्डर दे सकता है, कि प्रश्न करने या डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश देने की कोर्ट की पावर। तो लिखिए कि सेक्शन 168 कोर्ट की पावर बताता है, कोर्ट की पावर बताता है। ठीक है, 168 सिर्फ हमें इसी तरीके से याद करना है। देन आ जाइए सेक्शन नंबर 169। देखो 169 कहता है ओनली टाइटल, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण, साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नया ट्रायल नहीं होगा, नया ट्रायल नहीं होगा। सिर्फ इतना ही लिखते हो तो भी हमारे लिए इनफ है, क्योंकि ये सेक्शन हमें कहता है कि जब आप कोई डॉक्यूमेंट के बारे में बात आई है और एविडेंस को अनुचित तरीके से ग्रहण या अग्रहण किया गया है तो उसके लिए कोई नया ट्रायल नहीं होगा। देन इसके बाद बात करते हैं हमारा लास्ट सेक्शन 170। देखो 170 कहता है निरसन, किसका निरसन हुआ है, किसका रिपील किया गया है, किसको हटाया गया है। तो देखो BSA 2023 अपने पढ़ रहे हैं। अब इसकी जगह इससे पहले हम कौन सा पढ़ते थे? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का। तो इसको रिपील करके हम BSA 2023 को लेकर आए हैं। तो इन्होंने कहा कि
पुराना जो एविडेंस एक्ट है उसको हटा दिया गया है। अब नया एविडेंस एक्ट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस 1 जुलाई 2024 से पहले, 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी पुराने ट्रायल, पुराने एविडेंस सब चल रहे थे, सारे प्रोसीडिंग चल रही थी, वो इसी के अकॉर्डिंग चलेंगी जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता। 1 जुलाई 2024 के बाद जितने भी एविडेंस लेने हैं, एग्जामिनेशन करनी है, तो वो बीएसए 2023 के अकॉर्डिंग की जाएगी। तो ये हमें सेक्शन 170 में बताया गया है। तो आज ये हमारा सेक्शन नंबर 170 तक ये बीएससी अपना कंप्लीट होता है। अब देखिए मेंबर्स, आप सभी के लिए एक एमडी लॉ क्लासेस में 50% डिस्काउंट ऑफर निकाला गया है। देखो इसकी डिटेल लेक्चर आपको चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन जिस भी स्टेट से आप हैं, जिस भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की अगर जुडिशरी का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एपीओ का बैच ज्वाइन करना चाहते हो, एडीपीओ का करना चाहते हो या जेएलओ का करना चाहते हो, तो एक्चुअल में इनकी जो भी फीस है उस फीस में आपको 50% ऑफ मिलेगा। जैसे अगर आप राजस्थान का एपीओ का बैच ज्वाइन करते हो तो राजस्थान के एपीओ के बैच की फीस है 25,000 रुपए, 25,000। तो 25,000 का अब आप हाफ कर लीजिए कि 12,500 रुपए, 12,500 रुपए में आप कंप्लीट ये राजस्थान एपीओ का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये 50% ऑफर सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त तक वैलिड है, ठीक है। तो 15 अगस्त तक आप अपना एमडी लॉ क्लासेस में रजिस्ट्रेशन करवा के और इस 50% डिस्काउंट ऑफर में आप अपना सीट बुक कर सकते हो। बाकी याद रखिए, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट इस 59 रुपीज की मेंबरशिप पे कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है। बाकी आज के लिए धन्यवाद।